हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके मिश्री। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पुष्टि पादपों में लैंगिक प्रजनन जनन कह सकते हैं, जो कि 12th बायोलॉजी। ये भी है, कौन सा चैप्टर हुआ है ध्यान दीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। 12th बायोलॉजी का जो आपका चैप्टर 1 है, ये मैं पूरा का पूरा आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। इसके पहले मैंने हैंड रिटेन नोट्स पर ऑलरेडी आपके लिए पढ़ा दिया है। अभी तक नहीं पढ़े हैं तो भैया अभी आपके पास टाइम है, जाकर पढ़ लो। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या प्लेलिस्ट में मैंने दे दिया है, ठीक है। और एक चीज और, मैंने बैच लॉन्च किया है, जुनून बैच। बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए जुनून बैच लॉन्च किया है, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पूरा कंप्लीट हैंड रिटेन नोट्स वाला वीडियो और हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का कंप्लीट वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा विद नोट्स, और पीवाईक्यू पेपर प्रोवाइड कर दूंगा, और इंग्लिश और हिंदी के आपको पेपर मैं दे दूंगा विद सॉल्व, ठीक है ना। और नंबर हमारा चल रहा है यहाँ पे, आप इस पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। जुड़ना है तो जुड़ जाओ, अभी लिमिट सीट है और टाइम भी आपके पास कम है। बाकी आप क्वालिटी कंटेंट देख रहे हैं कितना चपुआ क्वालिटी के साथ आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आज हमारा जो कंप्लीट चैप्टर होने वाला है, 12th बायोलॉजी हिंदी चैप्टर 1, क्या है गुरुजी? पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। सबसे बात करें प्रजनन की, देखिएगा एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसमें हम लोग वैसे लिखना रहेगा तो आपको मैं बता दूंगा कि ये लिख लीजिएगा पढ़ने के लिए। बाकी तो आपको मेन मेन टॉपिक में उठाऊंगा पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं शुरू में ही कह दे रहा हूँ। ये नहीं कि गुरुजी ऐसा ऐसा ऐसा, क्योंकि हम बोर्ड के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे जो हमारे पास बोर्ड में आएगा। बाकी मैं कंप्लीट यहाँ पे पूरा पूरा है, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। इसका हैंड रिटन नोट्स भी मैं समझा दिया हूँ। पहले हुआ करता था जीवों में जनन, लेकिन एनसीईआरटी के मन में पता नहीं क्या आया कि वो जीवों में जन्म चैप्टर को हटा दिया, जिसमें जन्म के बारे में बताया जाता है। अगर यहाँ पे पुष्टि पादपों में लैंगिक जनन, तो सबसे पहले लैंगिक और जनन का मतलब समझते हैं। देखिए, अगर हम पैदा हुए तो हम फिर क्या होते हैं, एक टाइम के बाद मर भी जाते हैं। पैदा हुए और एक टाइम के बाद क्या हुआ सर, ये हमारी मृत्यु हो गई। पैदा होने से लेकर और जो प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि होती है, उसको हम लोग जीवन अवधि कहते हैं। अब ये बताइए, अगर जब हमारा एक समय के बाद मृत्यु ही हो जा रहा है, किसके कारण? जो जीवों की पीढ़ियां हैं वो बनी रहती हैं। यानी कि अगर हम बात करें, सर हमारे बाबा चले गए गुरु जी, है कि नहीं, बाबा के बाबा भी चले गए, लेकिन क्यों हम लोग आज भी पृथ्वी पर बसे पड़े हैं? मेन कारण ही क्या था सर? जनन। क्या था? जनन या फिर प्रजनन। अब सर जनन क्या है? मतलब कोई भी जीव है, जैसे मैं हूं, आप है, या कोई जीव है, अपने समान संतति उत्पन्न करेगा, बच्चे पैदा करेगा। इसी को क्या कहते हैं सर? जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। अब जनन जो हुआ, दो प्रकार का हुआ। पहला क्या हुआ बोलते हैं गुरुजी? अलैंगिक। दूसरा गुरुदेव क्या होता है? लैंगिक होता है। अलैंगिक और लैंगिक जनन में गुरुजी अंतर बताइए। तो मैं आपको सीधा बता दूं, लैंगिक का मतलब है जिसमें हमारा केवल केवल कितना जनक भाग ले? एक जनक भाग ले, एक जनक भाग ले किसी भी जनन प्रक्रिया में, तो उसे हम लोग लैंगिक बोलेंगे। और जब दो जनक भाग ले, दो जनक भाग ले, भाग मतलब छोड़ के भाग नहीं जाए, पार्टिसिपेट करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लैंगिक बोलते हैं। दो जनक का मतलब है एक नर और दूसरा क्या गुरुजी? मादा। तो उसे क्या बोलते हैं? लैंगिक। इतनी बातें समझ में आई। तो यहाँ पे है पुष्पी पादपून, मतलब जिसमें पुष्प लगते हैं, जिसमें नर और मादा दोनों पाए जाते हैं, वही पुष्पी पादपों में आएंगे, ठीक है ना। जनन, यही चैप्टर पढ़ेंगे। अगर हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फ्लावर के बारे में। बोले तो गुरुजी पुष्प के बारे में। सर पुष्प होता क्या है? तो देखिएगा, पुष्प के बारे में जानने से पहले हम लोग जानते हैं ये पुष्पन क्या होता है। फ्लावरिंग, पुष्पन मतलब जो पुष्प खिलता है, क्या होता है? तो ध्यान देना, पुष्प उत्पन्न होने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पुष्पन। कोई बोले गुरु जी पुष्पन क्या होता है, फ्लावरिंग क्या होता है? तो जो पुष्प उत्पन्न होते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पुष्पन बोलते हैं।
सभी आवृतबीजी या पुष्पीय पादपों में क्या होता है सर? लैंगिक जनन या प्रजनन होता है। पादपों में जनन अवस्था पुष्पन के द्वारा ही हम लोग मतलब कि समझ सकते हैं, यहाँ पे प्रदर्शित होती है। अब सर ये पादपों में जनन अवस्था मतलब कि कुल मिला के बच्चे पैदा हो रहे हैं? नहीं गुरुजी, बच्चे को ही काम उसमें तो फूल बस वही मतलब कि जो पुष्पन की क्रिया होती है इसके द्वारा ही हम लोग जनन अवस्था उसकी देख सकते हैं। पादप जैसे ही अपनी कायिक अवस्था पूरा कर जनन अवस्था में प्रवेश करते हैं, पादप में सबसे पहले क्या होता है? पुष्प क्रम बनते हैं, मतलब पुष्प निकलना शुरू होता है। उसके बाद पुष्प कलिका बनती है, फिर पुष्प कलिका से पुष्प तैयार होता है। ठीक है ना? और ये पुष्प क्रम क्या है? तो पुष्पीय अच्छों पर जो पुष्पों की व्यवस्था होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? पुष्प क्रम बोलते हैं। तो पुष्पीय अच्छे या पुष्पावली वृंद पर पुष्पों की व्यवस्था को पुष्प क्रम कहते हैं। ठीक है, बाकी ये देख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, लेकिन इसको कोई इशू नहीं है। अब हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, जो मैं आपसे बोला था जो मेन टॉपिक में कवर करूंगा। बाकी आप स्क्रोल जब मैं करूं तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? पुष्प की संरचना। एक चीज और, हैंड रिटेन नोट्स प्राप्त करना है तो हमारा नंबर है, व्हाट्सएप कर लीजिएगा या कॉल कर लीजिए, या फिर जाके सीधा वेबसाइट skmstudy.in से खरीद कर आप स्क्रीनशॉट जो है पेमेंट का इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको हैंड रिटेन नोट्स पूरा का पूरा मिल जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि नहीं? नहीं तो आप हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप खरीद सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले क्या होता है? हमारा पुष्प होता है। अब पुष्प में बात करें तो दो चक्र पाए जाते हैं। पहला क्या पाया जाता है गुरु जी? सहायक चक्र। दूसरा क्या होता है? आवश्यक चक्र। सहायक चक्र दो होते हैं गुरु जी, बाह्य दलपुंज होता है और क्या होता है? दलपुंज होता है। आवश्यक चक्र भी दो होते हैं, पुमंग होता है और क्या होता है? जायांग होता है। पुमंग को गुरु जी क्या बोलते हैं? नर बोलते हैं। जायांग मतलब क्या होता है? मादा जननांग होता है पुष्प का। जो पुंकेसर होता है गुरुजी, ये पुमंग की इकाई क्या कहलाती है? पुंकेसर कहलाती है। जो पुमंग की इकाई होती है पुंकेसर कहलाती है। और पुंकेसर तीन भाग पार्टिसिपेट करते हैं, परागकोश, योजी और पुंतक। और वहीं पे जायांग की जो इकाई होती है स्त्री केसर या गुरुजी अंडप कहलाती है। इसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय आपका आता है। क्या आता है गुरुजी? अंडाशय आपका आता है। ठीक है ना? अब एक एक करके पढ़ लेंगे। जैसे वाह दलपुंज, दलपुंज क्या होता है? सबसे पहले वाह दलपुंज क्या होता है? अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। यह हरे रंग का होता है, यह पुष्प की सबसे बाहरी प्रथम चक्र होती है। वाह दलपुंज की इकाई दल होता है। यह पुष्प की सुरक्षा करता है। यह प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। ये सब पॉइंट है, छोटे छोटे पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है दलपुंज कोरोला। यह प्राय रंगीन होता है, यह बाहरी से दूसरा चक्र होता है। ठीक है, यह वाह दलपुंज के ठीक नीचे होता है। दलपुंज की इकाई दल या पंखुड़ी होती है। यह पुष्प को आकर्षण बनाता है ताकि परागण की क्रिया पूरी हो सके। पुंकेसर को अगर हम लोग एनसीईआरटी भाषा में देखें तो इसे ऐसे दिखाते हैं। पुमंग की इकाई पुंकेसर होता है, अनेक पुंकेसर मिलकर पुमंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, यह नर जननांग का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। कौन? पुमंग। यह बाहर से भीतर की ओर तीसरा चक्र होता है हमारा, क्या? पुमंग। अगला है सर जायांग। जायांग को हम लोग जिसे दिखाते हैं मादा जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ शॉर्ट पॉइंट है, एक चीज याद रखना कि पुष्प कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रायः मुख्यतः दो प्रकार ले सकते हैं, जिसमें केवल पुंकेसर उपस्थित होता है उसे पुंकेसरी पुष्प यानी नर पुष्प बोलते हैं। जिसमें केवल क्या होता है गुरुजी? केवल पुंकेसर उपस्थित होता है तो उसे क्या बोलते हैं गुरुजी? उसे पुंकेसरी या फिर नर पुष्प कहते हैं। और जिसमें केवल स्त्री केसर उपस्थित होता है उसे स्त्री केसरी या फिर मादा पुष्प कहा जाता है। अब बात आती है पुंकेसर, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, पेपर में दे दे कि गुरुजी पुंकेसर का सचित्र वर्णन कीजिए। तो पुंकेसर हेड डालना, ये एनसीईआरटी का गुरुजी आप फिगर बना देना, यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा क्या है? पूरा पूरा सर जी पुंकेसर है, ठीक है ना? ये हमारा क्या कहलाता है गुरुजी? ये तंतु कहलाता है या पुंतत्व कहलाता है। ये देख रहे हैं जो जोड़ने का काम करता है योजी होता है। ये बीच वाले भाग जो दिखाई दे रहे हैं ना, योजी है। और ये पूरा पूरा क्या है आपका? पराग कोश है, पराग कोश है। जब इसको आप कट करेंगे तो इसके अंदर देखेंगे पराग कण उपस्थित होता है।
पराग कण कहाँ पर? पराग कोश में उपस्थित होता है। अब पराग कोश कैसा होता है? द्विपालित होता है, ये चीज याद रखना। तो पुंकेसर में क्या लिखेंगे? पुंकेसर को लघु बीजाणुधारी पर्ण भी कहते हैं, क्योंकि पुंकेसर में लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, परागकोश, योजी, पुंतत्व। मैंने आपको समझाया भी, बस ये लिख देना है। अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो 2 भाग होते हैं, वहां पे योजी के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया गया, लेकिन मैंने लिख दिया है, जो कि परागकोश को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, परागकोश सर क्या होता है? तो इसमें लघु बीजाणुधानी होती है। पुंकेसर का अंतिम दूरस्थ स्वतंत्र भाग परागकोश कहलाता है। योजी क्या होता है गुरुजी? यह द्विपालित परागकोश की दोनों पालियों को जोड़ने वाली संरचना होती है। और पुंतत्व क्या होती है? तो पुंकेसर का समीपस्थ भाग जो पुष्पासन से जुड़ा होता है हमारा, पुंतत्व कहलाता है। क्या कहलाता है सर? पुंतत्व कहलाता है। कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी के आपके, अगर करना चाहते तो ये आप क्वेश्चन कर सकते, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यहां तक समझ आया? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं होनी, ठीक ना। अब ये लीजिए, अगर आपको एक उसकी अंतर्ध कार्ड का चित्र अगर पूछा जाए पेपर में, तो कैसे बनाना है, तो ये आप चित्र ड्रा कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो। ये आप देख सकते हैं पूरा पूरा अंडाशय, वर्तिका व वर्तिकाग्र, ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, और ये आपका क्या है? फूला हुआ भाग अंडाशय है। इसके अंदर देखेंगे तो हंसिया आकार का है, जिसे हम लोग बीजांड बोलते हैं, और इसी को गुरु बीजाणुधानी भी बोला जाता है। और इसके मध्य वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? भ्रूण कोश बोलते हैं। क्लियर है? ये नीचे वाला भाग आपका क्या? पुष्पासन है। इधर आएंगे तो ये आपका एक क्या है? पुंकेसर है। ये पूरा पूरा सर आपका क्या है? पुंकेसर है। ये पूरा पूरा क्या है? आपका पुंकेसर है। ठीक है, ये आपका क्या है? परागकोश है। परागकोश के अंदर क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं, और इसी परागकोश को हम लोग लघु बीजाणुधानी भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको जोड़ने का काम क्या करता है सर जी? अपना योजी करता है। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए सर। उसके बाद है सर ये अपना परागकोश। सर परागकोश क्या होता है? ध्यान देना। तो इसमें लघु बीजाणुधानी होती है, किसमें? परागकोश में। पुंकेसर का अंतिम या दूरस्थ स्वतंत्र भाग क्या कहलाता है? आपका परागकोश कहलाता है। क्या कहलाता है सर? परागकोश कहलाता है। परागकोश 2 प्रकार के होते हैं, द्विपालित परागकोश और एक पालित परागकोश। परागकोश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक द्विपालित परागकोश और एक पालित परागकोश। ध्यान देना। अच्छा, ये द्विपालित सब परागकोश क्या होता है? तो द्विपालित परागकोश लिखेंगे तो एक प्रारूपी परागकोश जिसमें 2 पालियां पाई जाती हैं, द्विपालित परागकोश कहलाता है। जैसे धतूरा, हालांकि पेपर में नहीं आएगा, ये पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं। एक पालित परागकोश ऐसा परागकोश जिसमें केवल एक पाली पाई जाती है, एक पालित परागकोश कहलाता है। और ये किसमें पाया जाता है? ये सेम के बीज के आकार के होते हैं, जैसे कि मालवेसी कुल के जितने भी पादप होते हैं, जैसे गुड़हल, कपास, भिंडी इत्यादि में अपना क्या पाया जाता है? एक पालित परागकोश पाया जाता है। क्लियर है? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। एक पालित परागकोश में कितनी पालियां होती हैं? तो सर हमेशा और हमेशा, हाँ, एक प्रारूपी परागकोश में तो 2 पालियां होती है, जैसे धतूरा। अब अगला आता है आपका लघु बीजाणु यानी परागकोश का विकास कैसे होता है? यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं, फिगर में देख लीजिए। उसके बाद जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये पूरा पूरा फिगर आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एनसीईआरटी में आपको ये बनाया गया है। परागकोश का विकास कैसे होता है, जब आप इसको पढ़ेंगे तब आपको परागकोश का विकास आपको समझ में आएगा। पहले देखिएगा यहाँ पे क्या है आपका, परागकोश की अपरिपक्व अवस्था में अधिचर्म वाय त्वचा से घिरे अविभेदित प्राक विभोजतक में संरचनात्मक परिवर्तन होता है, जिससे चतुष्कोणीय संरचना बनती है। यानी जो परागकोश का अपरिपक्व अवस्था अधिचर्म होता है, वाय त्वचा से घिरे हुए अविभेदित प्राक विभोजतक में संरचनात्मक परिवर्तन होता है, जिससे चतुष्कोणीय क्या बनती है सर जी? संरचना बनती है। प्रत्येक कोने की कोई एक हाइपोडर्मल कोशिका पोषक प्राप्त कर अपने आकार में क्या करती है सर जी? वृद्धि करती है, और यह एक कोशिका स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है, जिसे हम गुरु क्या कहते हैं? प्रपस्व कोशिका यानी कि आर्की स्पोरिल कोशिका कहा जाता है। उसके बाद देखिए क्या है यहाँ पे, प्रत्येक प्रपस्व कोशिका में परिणत विभाजन होता है, जिससे 2 कोशिकाएं बनती है। अधिचर्म की ओर होने और वाली कोशिका को प्राथमिक भित्ति कोशिका, और भीतर वाली कोशिका को प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका कहलाता है। प्राथमिक भित्ति कोशिका में अनेक परिणत और अपनत विभाजन होते हैं,
जिसे लघु बीजाणुधान या परागकोश भित्तियों का निर्माण होता है, जबकि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका में विभाजन से लघु बीजाणुजन ऊतक बनते हैं। अब गुरुजी ये तो आप पढ़ लिए, अब इसको समझिए, आपको समझ आ जाएगा पूरा पूरा फिगर में। देखिएगा, मैंने बोला कि ये जो अपना परागकोश होता है, ठीक है ना, इसमें अभेदित विभोजतक प्रकार, विभोजतक यहाँ पे क्या है आपका परागकोश है। इसमें इसके जो अधिचर्म वाय त्वचा में देखेंगे संरचनात्मक परिवर्तन होता है, जिसके कारण ये हाइपोडर्मिस यानी कि प्रपस्थ कोशिका बनती है। अभी ये जब प्रपस्थ कोशिका में विभाजन दो, अगर एक निकाल के देखें तो ये वाला, तो ये अधिचर्म है बाहर की ओर, और अंदर की ओर क्या है प्रपस्थ कोशिका। जब इसमें परिणत विभाजन होता है तो इसमें दो कोशिकाएं बनती हैं, ऊपर की ओर प्राथमिक कोशिका और नीचे की ओर प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बनती है। फिर इसमें जब अनेक परिणत और अपनत विभाजन होता है तो यहाँ पर एक परिपक्व परागकोश का क्या होता है गुरु जी, निर्माण होता है। ये अंदर की ओर जो है ये बीजाणुजन ऊतक है, इसके ऊपर जो है टेपीटम होता है, जो बीजाणुजन को यानी कि ये परागकण को पोषण प्रदान करता है, यही परागकण भी है। और ये मध्य परत है, इसके ऊपर एंडोथीसियम होता है, और फिर बाहरी परत को हम लोग अधिचर्म बोला जाता है, बस। और आपको कुछ भी लिखने की जरूरत बिल्कुल भी सर नहीं है। उसके बाद है यहाँ पे परागकोश की संरचना यानी कि लघु बीजाणुधान की संरचना। पेपर में आएगा तो क्या लिखेंगे, तो एक प्रारूपिक द्विपालित परागकोश की संरचना दो भाग बांटा गया है, एक परागकोश यानी कि लघु बीजाणुधान की भित्तियां, और दूसरा है बीजाणुजन गुरुजी ऊतक, ठीक ना। परागकोश की भित्तियां देखें तो परागकोश लघु बीजाणुधान में बाहर से भीतर की ओर निम्न चार परतें होती हैं, अधिचर्म, एंडोथीसियम, मध्य परत, और क्या होता है टेपीटम होता है। यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में एंडोथीसियम, मध्य परत, टेपीटम का निर्माण प्राथमिक भित्ति कोशिका से होता है, ये चीज पॉइंट में याद रखिएगा। अच्छा, अधिचर्म और एंडोथीसियम क्या होते हैं, तो सबसे बाहरी वाली एकल परत जो सुरक्षा देती है उसे हम लोग अधिचर्म बोलते हैं, और एंडोथीसियम अधिचर्म के ठीक नीचे स्तरित परत होता है, जिसमें अल्फा सेलुलोज का एक रेखी स्थूलन जमाव पाया जाता है, जिसके द्वारा वातावरण से नमी का अवशोषण किया जाता है, जिसे आर्द्रताग्राही प्रकृति भी कहा जाता है। और एंडोथीसियम का आर्द्रताग्राही प्रकृति होने के कारण इसका मुख्य कार्य परागकोश के स्फुटन में सहायता करना होता है, ठीक है। उसके बाद मध्य परत लिख सकते हैं टेपीटम। इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपको मैं लिखवा दूं, ये यही है टेपीटम वाला पॉइंट। तो ये एक बात ध्यान देना, परागकोश या लघु बीजाणुधान की सबसे आंतरिक परत टेपीटम कहलाती है, और टेपीटम का जो कार्य होता है, इसका कार्य ये पॉइंट में लिख लेना, कार्य क्या होता है, तो पराग कण को पोषण प्रदान करना, प्रदान करने का काम होता है कौन, टेपीटम करती है, ठीक है। यहाँ देखिए ये लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे टेपीटम का कार्य कि विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करना। टेपीटम स्पोपोलिन का स्राव करता है, परागकीट का क्या करता है सर, श्रावण करता है। अच्छा, परागकीट होता क्या है, तो कीट परागित पुष्पों के परागकणों पर एक चिपचिपा आवरण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, पराग कीट कहते हैं, ठीक है ना। टेपीटम के कैलिलेज एंजाइम का श्रावण भी ये करता है। हालांकि पेपर में नहीं आएगा, बस इतना ही आएगा, ये वाला, ये वाला इंपॉर्टेंट है, बस ये वाला टेपीटम का कार्य, और आपको कुछ भी यहाँ से देखने के लिए नहीं मिलेगा पेपर में, ये भी आपके पेपर में नहीं। लघु बीजाणुजन ऊतक क्या होते हैं, इसको देख लीजिए। तो लघु बीजाणुधानी या परागकोश में सबसे भीतर की ओर प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका में विभाजन से निर्मित लघु बीजाणुजन ऊतक पाया जाता है, जिसकी प्रत्येक कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी कि एमएमसी का कार्य करती है, और एमएमसी का पूरा नाम होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। बीजाणु जनन क्या होता है, सॉरी बीजाणु जनन नहीं, लघु बीजाणु जनन, ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। ये लो भैया, मेन मैं टॉपिक अब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, वही मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा जो आपके पेपर में आएगा, बाकी टॉपिक आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लघु बीजाणु जनन क्या होता है, तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी कि एमएमसी में असूत्री विभाजन से चार अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं, यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसमें असूत्री विभाजन से लघु बीजाणु का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। यहाँ पे एक फिगर बना सकती है, बनाना है, तो ये आपका एमएमसी है, जिसमें अर्धसूत्री पहला विभाजन होता है,
तो यहाँ पे 2 केंद्रक का निर्माण होता है, फिर इसके केंद्र का विभाजन होता है, अर्धसूत्री सेकंड विभाजन होता है, फिर इसमें 4 केंद्र का निर्माण होगा। अब केंद्र विभाजन नहीं बल्कि कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, तो यहाँ पे लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है। यहाँ से लिख सकते हैं, इसमें पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में असूत्री विभाजन होता है, जिसे 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं, जो आपस में कैलोज नामक जटिल पदार्थ द्वारा क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं और लघु बीजाणु चतुष्क का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब ये लघु बीजाणु चतुष्क पेपर में नहीं आएगा, करना है तो कर लीजिए, पेपर में आने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान देना। अगला जो टॉपिक है वो आपका क्या है, यहाँ पे परागकण या नर युग्मोद्भिद। परागकण क्या होता है, तो लघु बीजाणु चतुष्क से मुक्त हुए लघु बीजाणुओं को परागकण कहा जाता है। ये परागकण परिपक्व परागकोश के स्फुटन के दौरान परागकुटी में क्या होते हैं, एकत्रित रहते हैं। परागकण एक सूक्ष्मदर्शी गोलाकार संरचनाएं होती हैं। इनका आकार साइज 25 से 50 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, परागकण की संरचना में दो स्पष्ट परतें पाई जाती हैं। पहला कौन सी परत पाई जाती है, वाह्यचोल एक्साइन, जिसे हम लोग बाहरी परत बोलते हैं, और दूसरा है अंतःचोल, जिसको हम लोग इंटाइन बोलते हैं, जिसको हम लोग भीतरी परत कहते हैं। अब वाह्यचोल क्या होता है, तो यह परागकण की सबसे बाहरी परत है। वाह्यचोल स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ से क्या होती है, सर जी, बनी होती है। अब ये स्पोरोपोलिन क्या होता है, ध्यान देना अगर लिखना है, यह सर्वाधिक प्रतिरोधक वाला पदार्थ है, जो उच्च ताप एवं प्रबल अम्लों के प्रति प्रतिरोधक होती है, और स्पोपोलिन का स्राव टेपीटम के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। अगला यहाँ पे अंतःचूल, ये मेन वाह्यचूल मैंने लिखा दिया। अब ये अंतःचूल, यह परागकण की भीतरी परत होती है। ये अंतःचूल पेक्टिन या सेलुलोज से क्या होती है, निर्मित होती है। परागकण की संरचना बनाना है तो ये आप परागकण की संरचना बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ढेर सारे यहाँ पे परागकण जो है, कुछ परागकणों का जो सूक्ष्मदर्शी संरचना है, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, वही है यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं। अब कुछ पॉइंट में यहाँ पे है, नोट कर सकते हैं। परागकण नर मुकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। परागकण में असमान समसूत्री विभाजन होता है, जिससे दो असमान कोशिकाएं बनती है, जिसमें बड़ी कोशिका जो कायिक केंद्रक व राजधान युक्त होती है उसे कायिक कोशिका कहते हैं, और छोटी कोशिका जो जनन कोशिका कहा जाता है। और इसी प्रकार परागकण की द्विकोशिकी अवस्था बनती है, जो कि यहाँ पे पूरा का पूरा दिया गया है फिगर में, समझना है तो समझ सकते हो। ठीक है, अगला यहाँ पे द्विकोशिकी परागकण की जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। कायिक कोशिका से परागनलिका का निर्माण होता है, जो जनन छिद्रों के माध्यम से परागकण से बाहर आता है, तथा दो अचल नर युग्मकों को मादा युग्मकों तक क्या करती हैं, पहुंचाती हैं। और एक पेपर में इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कि अंकुरित परागकण की संरचना बनाइए। ये संरचना पेपर में आता है, ये संरचना आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा, कुछ करिए चाहे ना करिए, ये संरचना जरूर से जरूर तैयार करना है। अगर इसको हैंड रिटेन पे पढ़ना चाहते हैं तो हैंड रिटेन नोट्स मैंने पढ़ा दिया है, जाके पढ़ लो, चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे है नर मुकोद्भिद का विकास कैसे होता है, तो नर मुकोद्भिद कैसे होता है, ध्यान देना पहले। तो वह संरचना जिसमें नर युग्मकों का निर्माण होता है नर मुकोद्भिद कहलाता है। परागकण या अंकुरित परागकण नर मुकोद्भिद होते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक, ठीक ना। ई कोशिका में जब असमान समसूत्री विभाजन होता है तो यहाँ पे कायिक कोशिका और जन कोशिका का निर्माण होता है, और फिर पराग का क्या होता है, अंकुरण होता है। वही है, बस यहाँ पे नीचे बताया गया है और कुछ नहीं। 60% आवृतबीजी पादप फूलों में परागकण वर्तिकाग्र पर द्विकोशिकीय अवस्था में झड़ते हैं। आवृतबीजी पादपों में जनन कोशिका विभाजन से दो नर युग्मकों के निर्माण के बाद अर्थात 3 चरणीय अवस्था में परागकण वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं, सर, पहुंचते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कायिक कोशिका। सर, कायिक कोशिका क्या होती है, तो यह बड़ी कोशिका कायिक कोशिका होती है। इसमें खाद्य अथवा पोषक पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। इसमें अनियमित आकार का बड़ा केंद्रक भी पाया जाता है, किसमें, कायिक कोशिका में। अच्छा, जनन कोशिका में गुरुजी क्या पाया जाता है, जिसे हम लोग जर्म कोशिका बोलते हैं।
तो यह छोटी कोशिका होती है, यह तर्कु के आकार की एक केंद्र की कोशिका है, यह कायी कोशिका की कोशिकी द्रव्य में क्या होती है सर जी, तैरती रहती है। अगर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं, अगर पेपर में आ जाए तो छाप देना। ये भी नहीं आएगा पेपर में, ये भी नहीं आएगा, इसको छोड़ दीजिए, ये भी आपके पेपर में आने वाला नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो बस पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये मेरी बुक है, ठीक है ना। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे स्त्री केसर यानी कि पुष्प का जायांग। तो ये क्या है सर जी, पुष्प का जायांग? पुष्प में मादा जननांग का प्रतिनिधित्व जायांग करता है। जायांग की इकाई अंडप स्त्री केसर होता है। जो जायांग की इकाई होती क्या होती है, अंडप या सर जी स्त्री केसर आपकी होती है। एक जायांग में अंडपों की संख्या एक या एक से अधिक होती है, जिसे एक अंडपी और बहुअंडपी कहते हैं। यह है आपका पुष्प का जायांग, जिसमें वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय है और पुष्पासन है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं। यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं एक अंडपी, जैसे आम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। आम क्या है आपका एक अंडपी है। जब जायांग में केवल एक अंडप पाया जाता है तो इस स्थिति को एक अंडपी कहते हैं, जैसे आम और नारियल, ठीक है ना। और एक बात यह और, जितने अंडप उतने ही बीज, वो एक अंडपी के क्या होते हैं सर, आपके उदाहरण होते हैं। अगला है आपका बहुअंडपी। गुरुजी गुरुजी ये बहुअंडपी क्या होता है, तो जब जायांग में एक से अधिक अंडप पाया जाता है तो इस स्थिति को बहुअंडपी कहा जाता है। जैसे गुड़हल, अफीम, चंपा जो होते हैं, यह बहुअंडपी के गुरुजी क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। पेपर में आएगा तो आपको कुछ नहीं करना सर, केवल केवल पेपर में छाप देना है। अंडप या स्त्री केसर कितने भाग होते हैं? सब 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। एक एक करके देख लेंगे वर्तिका के बारे में। तो अंडप के शीर्ष पर फूली हुई चौड़ी छत्रनुमा संरचना वर्तिका कहलाती है। स्त्री केसर का शीर्ष भाग जो परागकणों को अवतरण मंच यानी नीचे उतरने का ये पार्टिसिपेट करती है, कौन? आपका वर्तिकाग्र। असर वर्तिका क्या होती है, तो यह लंबी नली के आकार की संरचना है जो खोखली या ठोस होती है, वर्तिका कहलाती है। यह वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ने का भी क्या करती है, काम करती है। अगला है आपका वो गुरुजी, क्या है आपका अंडाशय। अंडाशय क्या है, तो स्त्री केसर अंडप का फूला हुआ भाग, आधारी भाग क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। अगर एक स्त्री केसर संरचना का चित्र बनाना है तो बिल्कुल आप बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। मैंने हाथ से बनाया सर जी। ऊपर आपका क्या वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, नीचे अंडाशय है, ठीक है ना, बना सकते हैं। अब यहाँ पे है आपका जायांग। सर जायांग यानी कि बोले तो जायांग के प्रकार। अब बहुअंडपी के आधार पे ये पेपर में नहीं आएगा, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। युक्तांडपी होता है और विक्तांडपी होता है, ठीक है ना। अगला है आपका बीजांड। ये अगर पेपर में आएगा भैया तो ये आपको छापना ही छापना है। सर बीजांड क्या है, तो अंडप या स्त्री केसर के अंडाशय में आधारी भाग में अपरा या प्लेसेंटा से उत्पन्न गुरु बीजाणुधानी को बीजांड कहा जाता है। एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या एक या एक से अधिक होती है। अंडाशय में एक बीजांड से जैसे गेहूं, चावल और धान होता है। अंडाशय में अनेक बीज जैसे आपके बीजांड पाए जाते हैं, जैसे पपीता और तरबूज में। बीजांड की संरचना देखें तो बीजांड की संरचना यहाँ पे आपको बगल में मिला हुआ मिल जाएगा, आप इसको बना सकते हैं। और इसमें कितने भाग होते हैं, तो इसमें बीजांड वृंत होता है, नाभिका होता है, रेफे होता है, अध्यावरण होता है, बीजांड काय होता है, बीजांड द्वार होता है, निभाग होता है और भ्रूण कोश होता है। तो ये आपके बीजांड के क्या है, भाग हैं। हालांकि पेपर में ये आपके नहीं आएगा, अगर आप लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसको पॉज करके एक लिख सकते हैं कि बीजांड वृंत के क्या होता है, नाभिका क्या होता है, रेफे क्या होता है, अध्यावरण क्या होता है, बीजांड क्या होता है, बीजांड द्वार क्या होता है और निभाग क्या होता है। हाँ, निभाग के बारे में पेपर में आता है, इसलिए यहाँ पे ये आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं निभाग के बारे में, कि निभाग बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। अप्रारूपिक प्रतिबीजांड में निभाग बीजांड द्वार के क्या होता है, ठीक विपरीत स्थित होता है। ये पेपर में आएगा तो आप सर छाप देंगे, छोड़ेंगे नहीं, बस इतना ध्यान दीजिएगा। हर एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सर, और वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब भ्रूण कोश के बारे में सर पूछा जाता है पेपर में। तो भ्रूण कोश बीजांड में पाए जाने वाला मादा इंकोद्भिद होता है, इसे गुरु बीजाणु भी कहते हैं। तो भ्रूण कोश को क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु कहते हैं। प्रारूपिक भ्रूण कोश में मादा युग्मक अंड कोशिका एवं प्रतिमुखी कोशिका, केंद्रकी कोशिका व सहायक कोशिका पाई जाती है। भ्रूण कोश की सूत्रगुणता यानी कि क्या होती है सर जी, अगुणित होती है। उसके बाद यहाँ पे है गुरु बीजाणु जन्म। ये गुरु
गुरु बीजाणु जन्म क्या बोलते हैं गुरुजी? तो ध्यान देना, गुरु बीजाणु या भ्रूणकोश के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुरु बीजाणु या फिर भ्रूण कोश का क्या होता है? निर्माण होता है, जिसे हम लोग गुरु बीजाणु जनन गुरुजी कहते हैं। यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनने की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्या सर जी आपका टॉपिक है, पेपर में आपका आता है, छाप लीजिए। ये सब नहीं आएगा, इसको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। ये फिगर बनाना है तो आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि कैसे कैसे क्या होता है। ये आपका पूरा पूरा प्रोसेस है। उसके बाद ये आपका मादा इनकुद्भिद का विकास, कि मादा इनकुद्भिद का विकास कैसे होता है मैं आपको एक बार फिगर के माध्यम से बता देता हूँ, फिर मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है गुरु जी? क्रियाशील गुरु बीजाणु, इसमें समसूत्री विभाजन होता है तो 2 केंद्र की बनता है। फिर समसूत्री सेकंड विभाजन होता है 4 केंद्र की। फिर समसूत्री थर्ड विभाजन होता है तो यह 8 केंद्र की बनता है। अब उसके केंद्रिका में नहीं बल्कि कोशिकी द्रव्य विभाजन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बनता है, क्या बनता है यहाँ पे? बीजाणु। 7 कोशिकी और 8 केंद्र की भ्रूणकोश का क्या होता है गुरुजी? निर्माण होता है। नीचे की ओर देखेंगे, यहाँ पे नीचे की ओर 2 सहायक कोशिका और बीच में अंड कोशिका होती है, मध्य में आपका केंद्रकीय कोशिका निर्माण होता है और ऊपर की ओर प्रतिमुखी कोशिका बनती है, बस। और ये कैसा होता है? तो यह 7 कोशिकी और 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश होता है, ठीक है ना। अगर लिखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक एक पॉइंट, कि सक्रिय क्रियाशील गुरु बीजाणु मात्र कोशिका मादा इनकुद्भिद अर्थात भ्रूणकोश की प्रथम कोशिका होती है। क्रियाशील गुरु बीजाणु में 3 लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं, जिससे 8 केंद्र की अवस्था बनती है, जिसमें 3 केंद्रक निभागीय सिरे की ओर और 2 केंद्रक केंद्र में तथा 3 केंद्रक बीजांडद्वारी सिरे की ओर स्थित होते हैं। इसमें कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, जिससे 7 कोशिकी एवं 8 केंद्र की भ्रूणकोश का विकास होता है, जो मादा इनकुद्भिद का क्या करता है सर जी? प्रतिनिधित्व करता है। आगे की ओर क्या लिखेंगे सर जी? निभागीय सिरे की ओर स्थित तीनों अगुणित कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं और सिरे की ओर स्थित तीनों कोशिकाओं में एक अंड कोशिका यानी मादा इनकुद्भिद व 2 सहायक कोशिकाएं व केंद्र वाली कोशिकी केंद्र की कोशिका कहलाती है। इस प्रकार अंड कोशिकाएं व सहायक कोशिकाएं मिलकर अंड उपकरण बनाती है। सहायक कोशिकाओं में तंतु रूपी समुच्चय पाया जाता है, जो परागनलिका के भ्रूणकोश में प्रवेश की दिशा का क्या करता है सर जी? निर्धारण करता है। फिर यहाँ पे आपका एक बीजाणु विकास, ये क्या होता है सर जी? तो क्रियाशील गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश का विकास एक बीजाणु विकास कहलाता है। एक प्रारूपिक पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में 7 कोशिकी और 8 केंद्रकीय होते हैं, यानी कि इसमें कोशिकाओं की संख्या 7 होती है और केंद्रक की संख्या सर 8 होती है। उसके बाद यहाँ पे आपका परागकण सर जी, परागकण क्या होते हैं? परागकोश से परागकण कणों का झड़कर निकलने की क्रिया निकलकर वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने प्रक्रिया को हम लोग परागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर जी? परागण। हेडिंग क्या है आपका? परागण। तो परागण क्या होता है? परागकोश से परागकणों का निकलकर या झड़कर वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण 2 प्रकार का होता है, स्वनिगमन और सजातीय पुष्प परागण। और परपरागण भी कई प्रकार का होता है, वो मैं आगे की ओर आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं हम लोग स्वयुग्मन और सजात पुष्प परागण। स्वयुग्मन क्या होता है सर? परागकण की वह विधि जिसमें परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं, तो परागण की यह विधि स्वयुग्मन कहलाती है। स्वयुग्मन को स्वपरागण भी कहते हैं। मतलब कि कुल मिला के इसी के परागकण इसी पे आए गिर जाए तो उसे क्या कहते हैं हम लोग गुरुजी? स्वयुग्मन कहते हैं। और यह अनुवांशिक रूप से और पारिस्थितिक रूप से क्या होता है? स्वपरागण होता है। दूसरा है आपका सजात पुष्पी परागण। सर सजात पुष्पी परागण क्या होता है? ध्यान देना। तो परागकण की इस विधि में परागकण परागकोश से निकलकर उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं और इस विधि को सजात पुष्पी परागण कहते हैं। मतलब कि इसके ही पुष्प के परागकण इसी जात के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं, तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सजात पुष्पी परागण कहते हैं। बस में ध्यान देना।
उसके बाद परिनिषेचन क्या होता है, यानी कि पर परागण सर क्या होता है, यानी कि परागकणों की ऐसी विधि जिसमें परागकण परागकोश से निकलकर उसी प्रजाति के किसी दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, और इस विधि को परिनिषेचन बोलते हैं। मतलब कि ये जो परागकण है इस फूल से निकलकर, इस पादप ए के फूल से निकलकर, ये पौधा ए है, कहां पर जा रहे हैं, बी के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, जिसे हम लोग पर परागण या फिर परिनिषेचन बोलते हैं। परिनिषेचन अनुवांशिक एवं पारिस्थितिक दोनों रूप से पर परागण है। इसमें परागकणों के स्थानांतरण के लिए साधन की जरूरत पड़ती है। अगर आप फिगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, और इसका पीडीएफ, मैं इसको पीडीएफ आपको फ्री में मैं टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी भेज दूंगा, तो SKM स्टडी से जाकर टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है ना। अब सर जी परागण के प्रकार हैं, तो उसके पहले हम लोग पुष्प के प्रकार देखेंगे, अनुमूल्य पुष्प और उन्मूल्य पुष्प। पेपर में नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक रात में खिलता है और एक हमेशा बंद रहता है, बस। उसके बाद सर स्वपरागण, तो स्वपरागण के लिए क्या क्या अनुकूलन होना चाहिए। पहला सर जी यह उभयलिंगता होना चाहिए, मतलब कि यह उभयलिंगी होना चाहिए। अब उभयलिंगी का मतलब ये है कि गुरुजी पुष्प में नर और मादा दोनों जननांग उपस्थित होने चाहिए। दूसरा समकाल पक्वता, मतलब ये समान समय में परिपक्व होने चाहिए, और अनुमिलता होना चाहिए, बस यही लिखा हुआ है। और स्वपरागण के लिए, स्वपरागण के क्या क्या महत्व है सर, ये लिख लीजिए यहाँ पे। यह परागण की सबसे सरल विधि है। इसमें परागकण एवं निषेचन की निश्चितता होती है। इसमें परागकणों की हानि बहुत कम होती है। इसके द्वारा शुद्ध वंश क्रम तैयार किया जाता है। इस विधि द्वारा वांछित परागकणों के लक्षण का संग्रहण भी किया जाता है। स्वपरागण से क्या क्या हानि है, तो इसमें विकास की अवसर नहीं रहती, क्योंकि विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है। इस विधि से पादप की उपज में निरंतर क्या होती है सर जी, कमी आती है। अब अगले, मतलब अगला है आपका यहाँ पे पर परागण। पर परागण क्या है, परागण की वह विधि जिसमें एक पादप के पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी जात के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, पर परागण या पर निषेचन कहलाता है। पर परागण में परागकणों के एक पादप से दूसरे पादप तक स्थानांतरण के लिए सर माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जिसे परागकण के एजेंट या फिर साधन कहा जाता है, ठीक है। पर परागण के क्या क्या एजेंट है, तो दो होते हैं, एक जीवी होता है, एक अजीवी होता है। अजीवी में जैसे वायु द्वारा परागण, जल के द्वारा परागण, कीट परागण, पक्षी परागण और चमगादड़ परागण। मेन इसका उदाहरण ही है, वही याद करना है कि जल परागण किसमें होता है, पक्षी परागण किसमें होता है, बस यही। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले वायु परागण, पेपर में ये नहीं आएगा कि वायु परागण क्या होता है, बल्कि ये होता है कि वायु परागण किसमें होता है, वायु परागण किसमें होता है। तो जो वायु परागण होता है सर जी किसमें होता है, वायु परागण किसमें होता है, तो ध्यान देना, जो आपका वायु परागण होता है वो आपका किसमें किसमें होता है, गेहूं में होता है, मक्का में होता है, घास में होता है, इत्यादि में हमारा क्या होता है सर जी, वायु परागण होता है। वायु परागण होता है, मेन यही है। बाकी आपको पढ़ना है तो ये पूरा प्रोपोगंडा पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन गुरु जी आपका क्या यही है। जल परागण सर किसमें होता है, तो जो जल परागण है इसका मेन उदाहरण है गुरुजी आपका क्या, समुद्री घास, जोस्टेरा और हाइड्रीला में क्या होता है आपका, जल परागण होता है। यही मेन उदाहरण है, आप याद करिएगा। और वेलिसनेरिया, समुद्री घास, जोस्टेरा, हाइड्रीला और वेलिसनेरिया में आपका जल परागण होता है, मेन आपका यही है। और आपको कुछ भी याद नहीं करना है। अगर पेपर में आ जाए वेलिसनेरिया जल परागण, हालांकि आता नहीं, अगर आपको लिखना है आप इसको लिख सकते हैं, वेलिसनेरिया में जलीय पादप में जल परागण, तो ये पूरा आप लिख सकते हैं। अब कीट परागण सर किसमें होता है, जैसे साल्विया में, साल्विया में आपका कीट परागण होता है, यानी कीटे द्वारा होने वाली परागण को कीट परागण बोलते हैं, बस दैट्स इट। और आपको कुछ भी नहीं लिखना है। युक्का में परागण, युक्का में पराग किसके द्वारा होता है सर, कीटों के द्वारा होता है, बस। पक्षी परागण, जैसे कि आपका जो हमिंग बर्ड होता है इसके द्वारा पक्षी परागण होता है। और किसमें होता है पक्षी परागण, निको निकोटियाना और कैलिस्टोनमेना में आपका पक्षी परागण होता है। वहीं पर अगर चमगादड़ द्वारा परागण बात करें तो जैसे कदम और कचनार जैसे विशाल वृक्षों में आपका क्या होता है, चमगादड़ परागण होता है। अब क्या क्या अनुकूलन चाहिए,
तो ये आपके अनुकूल है, जैसे एक लिंगता होना चाहिए, भिन्न कालपक्वता, स्वबंधता, हरक भूमि और विषम वर्तिकाग्र। बाकी आप इसको लिखना चाहते हो लिख सकते हैं, हालांकि कोई मतलब का नहीं है ये बस समझा के एकदम एक्सप्लेन किया गया है। ये आपका इंपॉर्टेंट है कि पर परागण के क्या क्या महत्व है और क्या क्या हानि है। तो सब पर परागण में भिन्नताएं आती है जो विकास को प्रेरित करती हैं। दूसरा पॉइंट, पर परागण से पादपों में रोग प्रतिरोधकता क्षमता आती है और पादपों में अनुकूलन स्थापित होता है। हानि क्या क्या है गुरुजी? पर परागण में परागण की निश्चितता कम होती है, इसमें अवांछनीय लक्षणों का समावेश हो सकता है, इसमें अधिक परागणों की आवश्यकता पड़ती है और इसमें परागण परागण के साधन की आवश्यकता होती है इसमें, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया या पराग स्त्रीकेसर संकर्षण, ये क्या होता है? तो वर्तिकाग्र पर उपस्थित परागकणों को लेकर पराग नलिका के भ्रूणकोश में प्रवेश होने तक वाली जो सभी घटनाएं होती हैं, पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया या पराग स्त्रीकेसर संकर्षण कहलाती है। ये चीज आप याद रखना। अच्छा, कृत्रिम संकरणीकरण क्या होता है? ध्यान देना। तो कृत्रिम संकरणीकरण क्या होता है? तो दो भिन्न प्रजातियों के मध्य संकरण, कृत्रिम परागण। दो भिन्न प्रजातियों के मध्य संकरण अर्थात कृत्रिम परागण करवा कर नई प्रजातियों के निर्माण की प्रक्रिया को कृत्रिम संकरणीकरण कहा जाता है। कृत्रिम संकरण में वांछित लक्षण वाली पादप प्रजातियों का क्या होता है सर जी? चयन किया जाता है और वांछनीय पर परागण से इसे सुरक्षित बचाकर हमें रखना चाहिए। कृत्रिम संकरणों में दो तकनीकी उपयोग में लेते हैं, विपुंसन और थैलीकरण। तो सर विपुंसन क्या होता है? ध्यान देना। द्विलिंगी पुष्प में कृत्रिम संकरणीकरण अथवा वांछित परागकण के लिए परागकोशों को पुष्प की कलिका अवस्था से हटाने की प्रक्रिया विपुंसन होती है और थैलीकरण क्या होती है? विपुंसित मादा पुष्प को अवांछित परागकणों के संदूषण होने से बचाने के लिए किसी पेपर बैग से ढकने की जो प्रक्रिया होती है, इसे ही बैगिंग या बोरा वस्त्राकरण हम लोग कहते हैं। अगला है आपका दोहरा निषेचन और त्रिनिषेचन। तो मैं आपसे बोलूंगा कि इसके आगे वाला जो आप पढ़िए वो सीधा जाइए, एक मैंने अगला वीडियो बनाया है जो कि पूरा पूरा हैंड रिटेन नोट्स पे है। इसके आगे वाला टॉपिक वहां पे वो आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा और वो भी छोटे छोटे परिभाषा के रूप में, क्योंकि इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा ये बड़ा परिभाषा हो जाएगा जो कि आपको थोड़ा याद करने में दिक्कत देगा। तो इससे अच्छा है कि आप वहीं से पढ़ लीजिए, सबसे बेस्ट है। और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने हैंड रिटेन नोट्स पर पढ़ा दिया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके आगे। और बाकी इसके पहले मैंने आपको समझा दिया है। अगर इसी को हैंड रिटेन नोट्स में समझना चाहते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके हैंड रिटेन नोट्स पर आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। और आशा करते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसका पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल यस के मिशन मिल जाएगा। एक बार मैं आपको पूरा आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए अगर आपको खुद से पढ़ के पढ़ाना है, आप टीचर्स हैं, तो देन आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। भ्रूण कोश के प्रकार, फिर केंद्रीय भ्रूण कोश, कोशिकीय भ्रूण कोश, माध्यम, फिर भ्रूण उद्भव, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है यहाँ पे, ये पूरा मैं इसके आगे आपको मैंने पूरा टेलीग्राम पे मैंने दे दिया और मैंने पढ़ा भी दिया है एक अगले वीडियो में, जिसका लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।